गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसे जानने के लिए हम लोग ये जान लें कि किसी भी समाज का शैक्षिक उद्देश्य उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन दर्शन पर आधारित होता है और किसी भी समाज की जो संरचना होती है या उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जो स्थितियां होती हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं और भिन्न भिन्न होती भी हैं। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होगा उस अकॉर्डिंग जो समाज की आवश्यकता है, जो समस्याएं हैं, उसके अनुसार होने चाहिए ताकि उस समाज का विकास संभव हो सके। अब यहाँ हम लोगों को जो बात करनी है कि शिक्षा के उद्देश्य को में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए जो कि एक बालक के लिए उन्नत हो, उनके सफल भविष्य के लिए ये कारगर साबित हो। तो यहाँ जो D.K. व्हीलर एक जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक क्यूरिकुलम प्रोसेस में कुछ मानदंड प्रस्तावित किए हैं, तो उन पे हम लोग डीपली इसको चर्चा करेंगे। तो पहला जो इनका मानदंड है कि मानवीय अधिकारों से तादाद में अर्थात रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स की शिक्षा के उद्देश्य में इसका किस प्रकार से, इसकी क्या भूमिका है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि ह्यूमन राइट्स को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक समय था कि मानवों को किसी प्रकार का ना तो अधिकार था, ना स्वतंत्रता थी, ना समानता थी। उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, उनको शारीरिक रूप से गठन के आधार पर या लिंग, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, गोरे काले पर भेदभाव किया जाता था। उनकी खरीद फरोख्त होती थी, खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था। वो जब कारखाने में या किसी उद्योग में काम करते थे तो ना तो उनके समय का कोई टाइम था, ना छुट्टी दिया जाता था, ना कोई विश्राम दिया जाता था। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था और शोषण किया जाता था। उन्हें गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता था और बीमारी होने पर भी इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे यही बात आई कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो समान हैं। तो इसके लिए हमें मानव अधिकार दिए गए हैं जो कानूनी रूप से मान्य है। अब हम जितने भी मानव हैं वो क्या है, समान है, समानता का अधिकार हमें दिया गया है। अर्थात अमीर गरीब में या किसी भी नस्ल के आधार पर या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई अपराध है तो वो अगर उच्च वर्ग के लोग करते हैं या निम्न वर्ग के लोग करते हैं, उसकी दंड की व्यवस्था समान होगी। दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं कि अपने देश में कहीं भी निवास करने के लिए या विदेश में किसी भी जगह आप निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म परिवर्तन करना चाहें तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र आप कर सकते हैं। अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह के लिए भी ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। और विश्राम के लिए जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनके शोषण को देखते हुए ये लाया गया कि उन्हें विश्राम की व्यवस्था दी जाए, उनकी छुट्टियों का प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी की खरीद फरोख्त हो सकती है। और इसी प्रकार के बहुत सारे मानवीय अधिकार हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ बात आती है कि शिक्षा के उद्देश्य से इसका क्या संबंध है। तो इसका संबंध यही है कि पूरे विश्व में अभी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो उग्र राष्ट्रीयता की भावना देखी जा रही है, लोग एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना पनप रही है, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है जो कि पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है। तो इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में ऐसी व्यवस्था की जाए या शिक्षा के उद्देश्य ऐसे बनाए जाए कि पूरे विश्व में एक शांति की व्यवस्था बनाई जाए, पूरे विश्व को एकता के बंधन में बांधा जाए, पूरे विश्व के लोगों के साथ एक संवेदनशील स्वरूप में उनके भावनात्मक रूप से अगर देखें तो सभी हम लोग एक हैं। पूरे पृथ्वी के जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे कुटुंब
हमारे अपने लोग हैं, ऐसी भावना अगर विकास किया जाए तो क्या होगी, पूरे विश्व में शांति की व्यवस्था होगी। तो इन सभी भावनाओं को जो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में और पाठ्यक्रम में से सम्मिलित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित डेमोक्रेटिक व्यूज। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के महत्व और उसकी गरिमा का समादर किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक, बुद्धि और अंतरात्मा के अनुसार विचार करने, बोलने, लिखने, पढ़ने, पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता हो। साथ ही साथ उनसे अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रकार आपको स्वतंत्रता दी जा रही है, उसी प्रकार आप दूसरों की स्वतंत्रता में भी बाधा ना डालें। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है कि वो अपने अनुसार बोले, विचार करें, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, पूजा अर्चना करने की जो उनकी अपनी पद्धति है उसमें वो स्वतंत्र है। तो ना आप किसी को बाधा दे सकते हैं और ना दूसरे कोई आपको बाधा देंगे। तो ये हमारे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से इसको अपनाने की ज़रूरत है हमारे शिक्षा के उद्देश्य में या हमारे पाठ्यक्रम में। तीसरी बात हम कहते हैं कि सामाजिक सार्थकता, सोशल सिग्निफिकेंस। सोशल सिग्निफिकेंस ये क्या है कि सबसे पहले हम लोग जान लें कि प्रत्येक मनुष्य सामाजिक प्राणी, समाज के बिना किसी भी मनुष्य का जो जीवन है वो सार्थक हो ही नहीं सकता है, तो वो समाज से अलग ही नहीं रह सकता। तो यहाँ आती है बात कि हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और हम जन्म से ही समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं और समाज में जो भी हमारी परंपराएं हैं उसे हम लोग अपनाते हैं और उसी के अनुसार हमारा आचरण होता है। उससे भिन्न हम नहीं कर सकते और उसकी परंपराओं को अपनाए बिना हमारा सामाजिकरण हो भी नहीं सकता, हम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा जो समाज है उसके परंपराओं या उसके वातावरण परिस्थितियों के अनुसार जब व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है, एडजस्टमेंट करता है, तो इसे हम समायोजन करते हैं और ये एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति समाज की परंपराओं में या उसकी व्यवस्था के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट की बात ये सामने आती है। अर्थात उनके अंदर क्या होती है, तनाव, कुंठा या फिर जो टेंशन उनके अंदर वो भावना नहीं पनप पाती है कि जिसके अनुसार उनका विकास हो। वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, द्वेष की भावना उनके अंदर आने लगती है, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो कुंठित रह जाता है, वो डेवलप नहीं कर पाता। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिकरण की भावना का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे जो हैं, जो बालक हैं, वो समाज की रीति रिवाजों को, परंपराओं को, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब बात यहाँ पे आती है कि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि सामाजिक पर्यावरण में अपने आप को विकसित करना और एक विशिष्ट क्षेत्र में अपना योगदान देना, ये शिक्षा हमें सिखाती है। जैसे कि हम सामाजिक परिवेश में ही रह करके एक विशिष्ट अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों का विकास पॉसिबल है और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार हम लोग उस विशिष्ट शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसरित करते हैं और वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र को अपना करके और समाज में अपना योगदान देते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर बन करके अपने उस क्षेत्र में समाज सेवा करेंगे, कोई वकील बनकर, कोई टीचर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई वैज्ञानिक बनकर, कोई व्यवसायी बनकर। तो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और उसकी परिस्थितियों में सामंजस्यपूर्ण एक स्थिति को अपना करके ही बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और यही शिक्षा का उद्देश्य है। और पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकता के अनुसार सारे तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए, ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इंडिविजुअल नीड्स। तो मैं बात बताती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। हर व्यक्ति का जो स्तर होता है, मानसिक स्तर, वो भिन्न भिन्न होता है। कोई बच्चा, कोई बालक है या कोई भी मनुष्य, वो अपने अपने
स्तर के अनुसार सीखते हैं, अपनी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। कोई बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसके अनुसार कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हो। तो इसीलिए इनके मानदंड में अलग अलग बातें की गई हैं। अब यहाँ बात आती है कि सुरक्षा की भावना की बात। हम लोग इसे क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं या कोई भी मनुष्य तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं को सुरक्षित ना महसूस करे। तो इसके लिए सबसे पहली जो सुरक्षात्मक जो हमारी जो नीति आती है वो आती है अपने परिवार से। परिवार, जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने परिवार में महसूस करते हैं, और इसलिए अपने जब सुरक्षित होते हैं तो परिवार में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो यही बात होती है कि किसी भी स्कूल में, विद्यालय में सुरक्षात्मक एक कवच बच्चों को दिया जाए, जिसमें कि वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार को रख सकें, तर्क को रख सकें और स्वयं अनुभव के द्वारा स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इस तरह की व्यवस्था स्कूल में प्रदान की जानी चाहिए। ये शिक्षा का एक उद्देश्य है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि जो हमारा एक संतुलन है, कि संतुलन कैसे होना चाहिए। तो हमने अभी जो बात की कि मानवीय अधिकार से उसका रिलेटेड रिलेशन होना चाहिए, समाजीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकतांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व जो हमारा जो उन्नति है उसको देखते हुए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। तो इन सभी बातों में एक संतुलन, एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इन चारों में किसी एक को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ उसे हम लोग डेवलप करने की बात करेंगे, तो बाकी सब क्या हुआ है, असंतुलित हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो एक बालक के विकास में या शिक्षा को बढ़ावा देने की जहाँ तक बात है, तो इन चारों या सभी क्षेत्र में संतुलित विकास करने की ज़रूरत है, और शिक्षा व्यवस्था में सारी चीज़ों को सम्मिलित रूप से उसे अपनाने की ज़रूरत है। तभी हमारे शिक्षा का उद्देश्य को हम लोग सफल बना पाएंगे, और जितने भी विद्यार्थी हैं और जो भी बालक हैं उनका विकास एक समुचित रूप से होगी, और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा। क्योंकि बच्चे की सिर्फ शारीरिक विकास से ही ये पॉसिबल नहीं है। उनके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास सभी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, और तभी एक बच्चे का सफल विकास हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।